नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है आपके चैनल विपुल एजुकेशन में। हमने दोस्तों मिशन बीएसटीसी और पीटीटी 2020 प्रारंभ कर दिया था राजस्थान जीके और राजस्थान जीके में इतिहास के साथ। और पहला ही जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की सभ्यता। दोस्तों इससे पहले एक वीडियो जिसमें हमने कालीबंगा सभ्यता की चर्चा की थी वो भी बनाया था। आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के आई बटन में उसका लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। आज हम दोस्तों हमारी 2 नंबर सभ्यता है आहड़ सभ्यता, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो देखो, आहड़ सभ्यता में आपको ध्यान रखना है कि आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जिला है उदयपुर। हाँ दोस्तों, आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। इसके बाद आपको याद रखनी है नदी, तो आयड़ नदी या जिसे बनास नदी भी कहते हैं। तो ये नदी है आयड़ नदी या बनास नदी। तो नदी कौन सी, आयड़ या बनास। इसके बाद अगर आप समय की बात करोगे तो यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है, यानी लगभग आज से 4000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता है। तो 3 चीज़ें आपने क्लियर कर ली। क्या क्या? जिला उदयपुर, नदी आयड़ और समय 4000 वर्ष से पुरानी। इसके बाद हम देखो खोजकर्ता की बात करते हैं। तो इसकी खोजकर्ता की थी दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास ने। क्या ये आप कह सकते हो ए.के. व्यास। ए.के. व्यास ने इसकी खोज की थी 1953 में। कब की थी? 1953 में। तो आहड़ की खोज करते हैं अक्षय कीर्ति व्यास और समय है 1953। अगले पॉइंट की बात करें उत्खनन करता। तो दोस्तों इसके उत्खनन करता है रतन चंद्र अग्रवाल, या इसे आप कह सकते हो आर.सी. अग्रवाल। ये है 1956 में। कब है? 1956 में। तो उत्खनन करता है आर.सी. अग्रवाल। कब? 1956 में। इसका एक और उत्खनन करता है दोस्तों धीरज लाल सांकलिया। धीरज लाल सांकलिया जो है पूना विश्वविद्यालय से संबंधित है। इनका पूना विश्वविद्यालय से संबंध है। इसे कह सकते हो आप एस.डी. सांकलिया। एस.डी. सांकलिया ने इसकी खोज की थी 61 में। तो 3 व्यक्ति और 3 महत्वपूर्ण डेट देखो, अक्षय कीर्ति व्यास 53, रतन चंद्र अग्रवाल 56 और धीरज सांकलिया 61। तो आपको याद रखना है तीनों डेटों के बीच में जो है एक डेट जो है 2 साल का 3 साल का गैप है, और 3 और 2 5। एकदम आसान तरीका है दोस्तों। देखो बहुत ही आसान तरीका है याद कराने का, जिससे आसान तरीका आप कोई नहीं खोज सकते। कि आहड़ सभ्यता 53 में खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास ए.के. व्यास, 56 में आर.सी. अग्रवाल और 61 में धीरज सांकलिया एस.डी. सांकलिया। तो 53 और 56 कितने होते हैं? 3 साल का गैप है। और 56 और 61 के बीच में कितने? 5 साल का। और यहाँ देखो 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। तो 5 साल आ गए ना। ये 56 यहाँ 3 साल का गैप है, और 56 और 61 के बीच में 5 साल का गैप है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 और ये इन दोनों के बीच में 3 का गैप और इसके गैप में 5 का गैप। अब हम इसके अन्य नामों की चर्चा करेंगे। तो देखो इसका प्राचीन जो शिलालेख है उसमें इसका नाम मिलता है ताम्रवर्ती। आहड़ सभ्यता का प्राचीन शिलालेख का नाम क्या है? ताम्रवर्ती। तो आपको याद रखना है। इसको ताम्र नगरी क्यों कहते हैं? कि सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले, यानी ये ताम्र युग इन सभ्यता की है। सर्वाधिक तांबे के उपकरण करने के कारण इसका नाम क्या है? ताम्र नगरी। इसका नाम बनास सभ्यता या बनास नदी पड़ा, बनास नदी के किनारे विकसित होने के कारण। यानी ये जो सभ्यता है ये बनास नदी के किनारे विकसित हुई, इसलिए इस सभ्यता का नाम पड़ा बनास सभ्यता या बनास संस्कृति। इसका नाम आघाटपुर या आघाटदुर्ग क्यों पड़ा? क्योंकि 10वीं और 11वीं शताब्दी के अंदर इसका नाम था आघाटपुर या आघाटदुर्ग। धूलकोट नाम पड़ा है स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा के लोग जो है इसको धूलकोट कहते हैं। तो 5 या नाम याद रखने आपको। ताम्रवर्ती प्राचीन शिलालेखों में, ताम्रनगरी सर्वाधिक उपकरण मिलने के कारण, बनास सभ्यता बनास नदी के कारण विकसित होने के कारण, आघाटपुर 10वीं 11वीं शताब्दी का नाम, धूलकोट स्थानीय भाषा का नाम। अब हम इसकी विशेषताओं की चर्चा करते हैं। तो देखो सबसे पहली विशेषता है मकानों का निर्माण काले पत्थर और धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से कराते थे। तो 2 बातें हो गई, मकानों का निर्माण एक तो काले पत्थर से और एक धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से कराते थे। पॉइंट नंबर 2, एक मकान में 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था को इंगित करते हैं। यानी एक मकान में क्या है? 6 चूल्हे मिले हैं, यानी उस मकान में जो है परिवार ज़्यादा रहते थे, बड़े सार्वजनिक भोजन की व्यवस्था थी, इसलिए यह माना जाता है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। पॉइंट नंबर 3, काले रंग का मृत भांड मिला है। मृत भांड का अर्थ होता है दोस्तों मिट्टी का बर्तन। मृत भांड का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन। तो ये काले रंग का मिट्टी का बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। अनाज रखने के मृत भांड मिले, जैसे गोरैया या
कोट कहा जाता था। गोरैया या कोट कहा जाता था। अनाज रखने के मृत भांडे मिले हैं। 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरे मिले। 6 तांबे की मुद्राएं और 3 क्या है, मोहरे मिली है तांबे की। छपाई करने के ठप्पे, जो छपाई करते हैं वो ठप्पे मिले हैं। आटा पीसने की चक्की भी यहाँ से प्राप्त हुई है। मिट्टी से बनी बैल की मूर्ति मिली है, जिसे बुलीमिया बैल की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, बुलीमिया बैल की संज्ञा दी गई है। जो मिट्टी से बनी हुई बैल की मूर्ति मिली है, उसको बुलीमिया बैल की संज्ञा दी गई है। यहाँ के लोग जो है फसल में चावल से, पशुओं में कुत्ते, हाथी, मेंढा और गेंडे से परिचित थे। यानी ये लोग चावल से, कुत्ते से, हाथी, मेंढा से परिचित थे। लेकिन याद रखना है कि यहाँ के लोग चावल से परिचित थे लेकिन चांदी से अपरिचित थे। यानी चांदी का यहाँ पर कहीं पर जिक्र नहीं मिलता है। मृतकों को कपड़े व आभूषण सहित गाड़ते थे। यानी जो मृतक होते हैं उनको कपड़ों और आभूषण सहित गाड़ते थे। और अंतिम पॉइंट है, तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली है। तो ये है दोस्तों आपकी आहड़ सभ्यता, जिसके तहत हमने पॉइंट कई क्लियर कर ली। मैंने आपको बता दिया कहाँ पर स्थित है, कौन कौन उत्खनन करता है, क्या क्या नाम है, और सारी डिटेल मैंने आपको करवा दी है। अगर आपको ये PDF चाहिए जो मैंने बना रखी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे PDF, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम चैनल है विपुल एजुकेशन, वहाँ पर मिल जाएगी। यह था आज का वीडियो अच्छा लगा और इसका अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इसका पार्ट नंबर 3 आपको जल्द मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।